मेरा नाम प्रतिभा है। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो इंसान मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ पर मेरी आवाज़ दबकर रह गई थी। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। आखिरकार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, इतना गलत कि शायद मैं उसे कभी सारी जिंदगी माफ़ ना करती। आप लोग ही बताइए, अगर आपके साथ कोई हद से ज़्यादा गलत कर दे तो क्या आपके दिल में उसे माफ़ करने की गुंजाइश हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वो मुझे यहाँ बंद करके चला गया था और मैं ना जाने कब से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। इस अकेले घर में मुझे सिवाय अपनी मौत के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बचपन से ही अकेलेपन से बहुत डर लगता था, मगर आज वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे इस अकेलेपन को ही अपना साथी बनाना था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। दीवार से टेक लगाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब मेरी आंखों से आंसू आने भी बंद हो गए थे। और फिर मैं उस समय में पहुंच गई जहां से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बचपन भी कितना हसीन होता है ना, जब हमारे साथ हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं जब छोटी थी उस समय लगभग मेरी उम्र 13 साल होगी, जब मेरे सबसे बड़े विजय भैया की शादी हुई थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। हम 3 बहनों की विजय भैया सबसे बड़े और इकलौते भाई थे। कहते हैं ना कि बड़ा भाई पिता समान होता है। हमारा भाई भी हमारे लिए पिता समान ही था। मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो भैया के लिए बहुत अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी लड़की जिसमें दुनिया की सारी खूबियां हों। और फिर फाइनली मेरे पेरेंट्स को मेरी ऐसी भाभी मिल ही गई थी। भाभी को देखकर हम तीनों बहनें बहुत खुश हुई थी। मेरे भैया बहुत स्मार्ट थे, भाभी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। शादी होने के बाद जब भाभी घर पर आई तो हम लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं घर में सबसे छोटी होने के साथ साथ सबकी लाडली भी बहुत थी, इसलिए वक्त के साथ साथ अपनी भाभी की भी बेहद लाडली बन गई थी। पापा की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, इसलिए वो अब ज्यादा काम नहीं करते थे। घर की लगभग सारी ही जिम्मेदारी भैया के कंधों पर ही आ गई थी। मम्मी हमेशा पापा की सेवा में लगी रहती थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें जवान थी। मम्मी पापा चाहते थे कि अब वो उनकी भी शादी कर दे, इसलिए वो उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे। वो दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करना चाहते थे। उसके बाद घर में मैं बची थी। मैं तो सबकी बेहद लाडली होने की वजह से उनके लिए मासूम सी बच्ची थी। वो लोग मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरी कर दिया करते थे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उस समय 5th क्लास में पढ़ रही थी। फाइनली दोनों बहनों के अच्छे घर में रिश्ते तय हो गए तो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी और फिर वो दोनों भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। मैं इस घर में अकेली चहचहाती फिरती थी। फिर हमारे घर में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसके आ जाने से मेरे सब घर वाले बहुत खुश हुए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये इंसान आने वाली जिंदगी में उन्हीं का मुजरिम बनने वाला है। उसका नाम था आकाश। उसकी उम्र थी 15 साल। दरअसल वो हमारे घर में इसीलिए आया था क्योंकि वो मेरी भाभी का इकलौता भाई था। भाभी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाभी की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके पिता शराब पीने लगे थे और बहुत से ऐसे गलत काम करने लगे थे जिससे उनके भाई की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा था। भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका भाई भी इन गलत कामों में पड़ने लगे। आखिरकार वो लड़का था, लड़के हों या लड़कियां, जो बचपन से वो देखते आते हैं वो उन्हें रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। भाभी अपने भाई की तरफ से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए हमेशा वो भैया को ये बात बताती रहती थी कि मैं अपने भाई का फ्यूचर सुधारना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मगर मेरे भाई का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। उधर पिताजी उसकी आंखों के सामने बैठकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो कम उम्र का है, ना तो उसे स्कूल भेजा गया और ना ही उस बेचारे की परवरिश ठीक से हो पा रही है। मेरी शादी होने के बाद और माँ के मर जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे हमेशा बहुत याद करता है। मैं उसे समझाती हूँ कि तुम कभी पिताजी की संगत अपने दिमाग में मत लेना, मगर वो बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसका दिमाग अभी बच्चे वाला है, धीरे धीरे वो जवान होगा तो शायद बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा।
भैया को भाभी की परेशानी का अच्छी तरह से अंदाजा होता था। एक तरह से भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। ये बात भैया ने मम्मी पापा को भी बताई तो मम्मी पापा भी भैया से कहते थे कि क्यों ना आकाश को तुम हमारे घर ले आओ, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर हम उस गरीब बच्चे को अपने घर में रख लेंगे, उसकी परवरिश हम अपने बेटे की तरह करेंगे और उसकी शिक्षा का भी खर्चा उठा लेंगे तो हमारे पास कोई कमी नहीं आ जाएगी। इस तरह बहू का भाई उसकी आंखों के सामने भी रहेगा तो वो अपने भाई के लिए परेशान नहीं होगी, बल्कि उसका ध्यान खुद रख सकेगी। भैया को मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी भाभी का भाई आकाश देखने में बहुत मासूम था। वो बेचारा हमेशा खामोश खामोश सा रहता था। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता की बदलते हुए आदतों को देखा था और अपनी माँ की मौत भी होते हुए देखी थी। शायद इस वजह से उसके दिल पर एक गहरा सदमा लगा था। यही वजह थी कि उसकी खुशियाँ उसके चेहरे से गायब हो गई थी। उसकी परेशानी और उसकी मासूमियत को देखते हुए भैया उसे हमारे घर ले आए थे। भाभी उसके घर आने से बहुत खुश हुई थी। आखिरकार अब वो अपने भाई की तरफ से तसल्लीमंद हो गई थी, क्योंकि अब वो उनकी आंखों के सामने था। भाभी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। इसलिए हम सब की कोशिश भी यही रहती थी कि भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पर कभी उदासी न आए। वैसे तो उनका भाई बहुत भोला भाला था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, मगर अपनी बहन को इस घर में खुश देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। हमारे पूरे परिवार में आपस में बेहद मोहब्बत थी। वो मुझसे पूरे 2 साल बड़ा था। मैं उसको आकाश कहकर बुलाती थी, क्योंकि हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वो मेरे खेलने में शामिल हो जाता था। हमारे घर में सब लोग बड़े थे, कोई मेरी उम्र का नहीं था। आकाश के आ जाने से मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरा साथी मिल गया। आकाश का मेरे ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया था। वो 15 साल का था, उसका 4th क्लास में एडमिशन करवाया गया था, क्योंकि 3rd क्लास तक तो वो पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। उसकी ट्यूशन लगवाई गई ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सके। हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारे घर में उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई थी। मैं आकाश को हमेशा उसके नाम से पुकारती तो इस बात पर मेरी मम्मी मुझे डांट लगाती थी। कहती थी कि बेटा, वो तुम्हारे भाई की तरह है, उसे आकाश भैया कहकर पुकारा करो। अब वो हमारे घर का सदस्य बन गया है। ये समझ लो कि अब तुम्हारे 2 भाई हैं। वो मेरे साथ खेलता था, इसलिए मैं उसे आकाश भैया कहकर तो नहीं बुलाती थी। एक बार मैंने उसे मजाक मजाक में आकाश भैया कहकर बुलाया तो आकाश ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बस तभी से मैंने उसको अपना दोस्त ही मान लिया था। हम दोनों बचपन में ही बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। सारा बचपन हमारा एक दूसरे के साथ खेलते खेलते गुजर गया था। भाभी हम दोनों से बहुत खुश रहती थी। भाभी के चेहरे पर अपने भाई को खुश देखकर हमेशा खुशी रहती थी। अब उनको अपने भाई की तरफ से कभी भी कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। 2 साल के बाद पता चला कि उनके पिताजी की भी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण उनकी शराब ही बनी थी। भाभी को अपने पिता की मौत पर बहुत दुख हुआ था। वो आकाश के साथ अपने घर चली गई थी और वहाँ पूरे 1 हफ्ते ठहर कर आई थी, मगर एक न एक दिन भाभी को यहाँ तो वापस आना ही था। आखिरकार उनका अपना घर तो यही था। कुछ दिन अपने मायके में गुजारने के बाद भाभी आकाश को लेकर वापस हमारे घर आ गई थी, मगर इस दौरान आकाश हमारे घर पर नहीं था तो मैंने उसे बहुत याद किया था। मुझे उसकी कमी बहुत खल रही थी। मुझे हमेशा उसकी आदत हो गई थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर से पास होता था। धीरे धीरे अब हम दोनों जवान हो रहे थे। हमारी दोस्ती जवानी तक कायम रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पापा की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सिर्फ मम्मी ही रह गई थी, मगर मम्मी की टांगों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। न जाने उनकी टांगों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकती थी। भैया ने उनकी टांगों का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो सकी। मेरी दोनों दीदी हमारे घर जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। भैया भाभी के भी 2 बच्चे हो गए थे और मेरी दोनों बहनों के पास भी बच्चे थे। घर में अब हमेशा रौनक लगी रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। जवान होने के साथ साथ मैं बहुत खूबसूरत भी थी। अब हम दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई के डिस्कशन करते रहते थे। हालांकि आकाश मुझसे 1 साल पीछे था, मगर मैं उसे हर बात समझा दिया करती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा था।
सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आकाश के दिमाग में क्या चल रहा था ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी। वो हम दोनों के बीच होने वाली दोस्ती को दोस्ती नहीं समझता था। अब मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था, इसलिए भैया ने मुझे घर बैठने के लिए कहा था। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी कि अब प्रतिभा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, हम उसकी शादी कर देंगे। न जाने क्यों मेरी शादी की बात पर आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से हो जाते थे। मेरा कमरा दूसरे वाले पोर्शन पर था, जबकि आकाश का कमरा नीचे वाले पोर्शन पर था। उधर ही मेरे भैया भाभी का भी कमरा बना हुआ था और मेरे कमरे के बराबर में मेरी मम्मी का कमरा था। मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ उनके कमरे में ही सोया करती थी, क्योंकि जब से पापा की मौत हुई थी मम्मी अकेली रह गई थी। हालांकि अब हम दोनों पूरी तरह से जवान हो गए थे। मेरे घर वाले आकाश पर बहुत भरोसा करते थे, उसके सामने मैं हमेशा बहुत बेफिक्री से आ जाती थी। घर के सब लोगों का कहना था कि वो मेरे भाई के ही जैसा है, मैं भी यही समझती थी। मेरी एक दोस्त थी सोनम, वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी। हम दोनों एक दूसरे के घर बहुत आते जाते थे। न जाने क्यों मुझे सोनम का भाई बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी ही उम्र का था, बहुत स्मार्ट, डैशिंग और इंटेलिजेंट था। मैं मन ही मन उसके लिए एक अलग ही फीलिंग रखती थी। एक दिन मुझे सोनम से बहुत इम्पोर्टेंट काम था, मुझे उसके घर जाना था, जब मेरे सामने आकाश आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने उसे बताया कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, रिक्शा से मुझे सोनम के घर जाने में देर हो जाती, प्लीज़ मुझे अपनी बाइक से सोनम के घर छोड़ दो ना। वो मेरा कहा कभी नहीं टालता था। मेरे एक ही इशारे पर वो मुझे अपने साथ सोनम के घर ले गया था। उसने मुझसे कहा था कि वापस आने में अगर परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ जाऊंगा। वो वहां से चला गया था। मैं सोनम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अभी उसके घर का दरवाज़ा ही बजा रही थी जब उसके घर का दरवाज़ा झट से खुला। मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाई थी, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला इंसान सोनम का भाई जीत था। जीत को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके कहने के मुताबिक मैं अंदर चली गई थी। मैंने कहा कि मुझे सोनम से मिलना था, मैं उसके कमरे में जाती हूँ। उसने कहा कि सोनम तो घर में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं उससे मिलने के लिए आई थी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब फिर मुझे यहाँ से जाने में इतनी देर लगेगी, रिक्शा बहुत देर से मिलती है ना। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या है, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, सोनम आती ही होगी। उसका हाथ पकड़ना मुझे ना जाने क्यों बुरा नहीं लगा था। मैं मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आज तुम आ गई, अभी मैं तुम्हारी यादों में ही खोया हुआ था। न जाने क्यों उसकी ऐसी बातें मेरे दिल में जगह कर गईं, और अब जो उसने मुझसे बात कही थी उस बात को सुनकर मैं अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पाई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और उसने मुझसे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। मैं शर्माकर उसके घर से निकल आई थी। अब हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। मैं जानती थी कि जीत के दिल में मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं जैसी मैं उसके लिए रखती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। न जाने क्यों अब मैं ज़्यादातर आकाश के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान मोबाइल में ही लगा रहता था, और अब मैं जल्दी जल्दी सोनम के घर भी जाया करती थी। हम दोनों की मोहब्बत के बारे में सोनम को भी पता चल गया था। उसने कहा था कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मम्मी पापा मान जाएंगे। उन दिनों मैं आकाश को बहुत इग्नोर कर रही थी। शायद ये बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए अब उसने मेरे साथ एक अजीब सा फ़र्क करना शुरू कर दिया था। वो अब तो ज़बरदस्ती मेरे सामने आता, मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता था, हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। कभी कभी ऐसे देखता कि मुझे बेचैनी महसूस होती थी। न जाने वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। जीत ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजने वाला है, क्योंकि अब वो मुझसे शादी करना चाहता है और ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकता। मुझे वो दिन याद है जब जीत ने अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। ये सब देखकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे, लेकिन उस दौरान मैंने नोटिस किया था कि आकाश के तौर तरीके अचानक बदलने लगे। पहले वो हमारे घर का मेंबर था, लेकिन अब वो कुछ और बन गया था। जब वो मेरे सामने आता तो मुझ पर नज़रें जमा लेता था, कभी बात करने का बहाना ढूंढता और फिर ऐसी बातें करता जिससे मुझे उलझन होने लगती थी। मैंने शुरू में उसकी बातों को इग्नोर किया। मम्मी और भैया ने आपस में डिस्कशन करके जीत के पेरेंट्स को
हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो अच्छा लड़का था। इस रिश्ते से इनकार करने की कोई खास वजह उनके पास ही नहीं थी। शायद आकाश से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी शादी कहीं और होने जा रही है। पहले वो मेरे साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करता था, लेकिन अब उसकी बातों में जलन मुझे साफ दिखाई देती थी। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसे वो हासिल करना चाहता है। मुझे याद है कि जब भी घर में मेरी शादी की बात होती, आकाश की आंखें लाल हो जाती थी। वो मेरी शादी में रुकावट डालने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो भैया से कहता कि प्रतिभा भी छोटी है, अभी उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो कभी वो खुद मुझसे कहता कि प्रतिभा, तुम्हें अपनी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं हैरान होती थी कि जब भाभी उसकी बात काट कर कहती थी कि प्रतिभा तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी है। अब मुझे तुम्हारी भी शादी की फिक्र रहती है, बस तुम्हारी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगी। उसे अपनी शादी के नाम पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो अपनी बहन से चिढ़कर वहाँ से चला जाता था। मैं हैरान होती थी कि वो इससे पहले तो मेरे मामले में कभी नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही मैं जवान हुई और मेरी शादी की बातें होने लगी तो आकाश की नीयत बदल गई थी। वो एक दिन सब लोगों के साथ बैठा हुआ था जब घरवाले मेरी जीत के साथ एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि एंगेजमेंट में सब किस किस तरह की तैयारी करेंगे। ये सारी बातें शायद आकाश को बहुत चुभ रही थी। उसका चेहरा बहुत गुस्से भरा हो रहा था। जब उससे सबकी खुशी बर्दाश्त न हुई तो वो वहाँ से उठकर चला गया। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आकाश हर हाल में मेरी शादी रोकना चाहता है, क्योंकि वो कई बार बातों ही बातों में भाभी से ये बात कह चुका था कि प्रतिभा की शादी तुम लोग बहुत जल्दी कर रहे हो। वो मेरी जीत से शादी करने पर मन ही मन जल रहा था। एक दिन मैं छत पर जाकर जीत से कॉल पर बात कर रही थी जब वो अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे जब महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, मैंने झट से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे अपने बराबर में खड़ा हुआ देखकर मैं वहाँ से जाने लगी जब उसने मुझे आवाज़ देकर पुकारा और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मेरा नाम इस अंदाज में पुकारा था कि मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैंने कहा, हाँ क्या बात है, लेकिन मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी जीत के साथ होनी चाहिए। उसने मुझसे सीधा सवाल किया। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि हाँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ जीत से ही करूँगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। आखिरकार वो मेरी दोस्त का भाई है। मैं तो उसे ना जाने कब से पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता है, तभी तो मेरे घर रिश्ता लेकर भी आया। अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने आसानी से उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मैं बड़े घमंड के साथ ये बात कह रही थी तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि ओहो, तो वो अमीर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए तुम उससे शादी कर रही हो। अगर मैं भी अमीर बन जाऊं, मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाए, तो क्या तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो कितनी आसानी से ये बात कह रहा था। वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी, इसलिए वहाँ से भागते हुए नीचे आ गई थी। वो मुझे आवाज़ें लगाता रह गया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। 2-3 दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मेरी मम्मी उस समय सो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसे देखकर घबराकर उठकर बैठ गई थी। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। पहले तो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो रही थी। फिर उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने अपने हाथ को फ़ौरन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी और शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसने कहा कि प्रतिभा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मेरी आंखें डर से फैल गई थी। मैंने हमेशा आकाश को सिर्फ अपना दोस्त समझा था, लेकिन आज उसके बिहेवियर में बहुत बदलाव आ गया था। वो मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने चौंकते हुए उससे कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आकाश ने मेरे हाथ को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वो कहने लगा कि प्रतिभा, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मेरा दिल डर से कांपने लगा था
और मेरे कदम पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाश ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि मैंने खुद अपना हाथ आकाश के हाथ में पकड़ाया है। बस इसी डर से मैंने हिम्मत की और एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं भागकर दरवाजे के पास आ गई थी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मुझे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी जब अचानक वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। आकाश ने एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, तुम किसी को कुछ मत बताना वरना बात बिगड़ सकती है। मैं कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, सो कर दिया। अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बात के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं ये सोचकर अभी तक हैरान थी कि एक इंसान जिसने आज तक मुझसे कभी गुस्से से बात भी नहीं की थी, आज वो मुझे धमकी दे रहा था। मैं बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। जीत से मेरी बात होती तो वो भी मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान रहती हो। मैं उसे भी कुछ नहीं बता पा रही थी। मैं भाभी को उनके भाई की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आकाश के धमकी भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। न जाने वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था। मैं भैया भाभी को ये सब कुछ बताना चाहती थी, बस बुरा होने के डर से खामोश रह गई थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, बल्कि मैं आकाश से दूर दूर रहने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। आकाश की नज़रें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं अपने आप से सवाल करती कि ये सब कुछ क्यों हुआ, और सबसे बड़ी उलझन थी कि मैं किसी को कुछ क्यों नहीं बता सकती। अभी तक तो घर में किसी को भी कुछ जाहिर नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये सब टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आकाश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी जब फिर से आकाश मेरे कमरे के अंदर आया। मैंने उसे देखते ही मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग की, लेकिन अंदर से मैं कांप रही थी। आकाश ने कहा कि प्रतिभा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैंने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। वो कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। आकाश ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे हाथ से झटके से मोबाइल गिर गया और मैं पीछे हटने लगी। मैंने कहा कि प्लीज़ आकाश, ये सब मत कहो, ये गलत है। अगर घर में किसी को पता चला तो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि घर में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा था। उसने कहा, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने फिर से कोशिश की कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा कि प्लीज़ तुम मेरे कमरे से चले जाओ। मम्मी को पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में हो तो अच्छा नहीं होगा। हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने एक बार फिर से मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा कि प्रतिभा देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए देख सकता हूँ। इसलिए नखरे मत करो और मेरे प्रपोजल को खामोशी से एक्सेप्ट कर लो। जीत से शादी से इनकार कर दो। मैंने कहा कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ पढ़ाया लिखाया, अपने घर में जगह दी, और आज तुम उन्हीं की बेटी पर नज़र डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये घर तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। उसने कहा कि अच्छा, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार उसने मुझसे गुस्से से कहा कि अच्छा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी न भरी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो मुझे नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं घर में सबको उसके बारे में बता दूंगी तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन आकाश की धमकियां मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आकाश की वजह से मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मुझे अपना फैसला लेना नहीं आता था और ना ही मैं वक्त पर फैसला कर पाती थी। औरत वैसे भी फैसला करने में बड़ी कमज़ोर होती है, तभी तो उसे किसी न किसी मर्द की ज़रूरत होती है। मैं तो जीत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी।
वो हमेशा मेरे साथ इज्जत और मोहब्बत से बात करता था। इधर घर में मेरी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी। अगर आकाश को पता चल गया तो वो ज़रूर कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। वो जिस तरह से मुझ पर अपनी नज़र जमाता था और जिस तरह से मुझसे बातें करता था, मैं जानती थी कि वो मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहेगा। उसका बिहेवियर और वो दिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था, सब कुछ मुझे इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। मैं दिल ही दिल में जीत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखती थी, लेकिन आकाश का साया मेरे खुशियों पर मंडरा रहा था। मैं बहुत उलझन में थी कि इस मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालूं। फाइनली मेरी एंगेजमेंट का एक दिन रह गया था जब रात के समय आकाश मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कल तुम्हारी एंगेजमेंट जीत के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होगी। तुम अपने घर वालों से खुद कहोगी कि तुम्हें जीत के साथ शादी नहीं करनी बल्कि मेरे साथ शादी करनी है। अब की बार मुझे आकाश से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बड़े ही गुस्से में मुझसे बात कर रहा था। न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से मेरी बात मान जाओ। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है। मैं बचपन से तुम्हें दोस्त मानती हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में अपने लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं जिसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मेरी शादी उसी के साथ होने दो। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकूंगी। मेरी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं इससे आगे उससे कुछ कहती, इतनी ही देर में मेरे भैया भाभी कमरे के अंदर आ गए। भैया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जबकि भाभी को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया ने कमरे के अंदर आते ही आकाश का गिरेबान पकड़ लिया। भैया कहने लगे कि कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की। तूने उस पर हाथ कैसे उठाया। भैया ने भी उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मैं एक तरफ सहमी खड़ी हुई थी, जबकि उन दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। भाभी उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर मम्मी अपने कमरे से जोर जोर से चिल्लाने लगी कि क्या हो रहा है। मम्मी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो कमरे से आवाज़ लगा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे थे कि कमरे की हालत भी खराब होने लगी थी। सामान भी इधर उधर गिर रहा था। आकाश भैया से बार बार कह रहा था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मेरी शादी इससे ही होगी, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। जबकि भैया उसको गालियाँ दे रहे थे, उसको मार रहे थे। उन दोनों की हाथापाई के बीच एक ऐसा हादसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। आकाश के हाथ में मेरे कमरे में रखी हुई कैंची लग गई और उसने अपना बचाव करने के लिए वो कैंची उठाकर भैया के पेट में मार दी। ये सब देखकर तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि मेरी भी एक जोरदार चीख निकल गई थी। भाभी को गुस्सा आया तो भाभी आकाश के पास उसको पकड़ने के लिए गई और कहने लगी कि तूने ये क्या कर दिया। उन्हें अपने भाई से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि आकाश बहुत खतरनाक इंसान है। उसने इतनी ही देर में भाभी पर भी कैंची से वार कर दिया और कहने लगा कि जिसने भी मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। भाभी को उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई उन पर ही वार कर सकता है। आकाश की आंखों में खून उतर आया था। इस समय उसके सामने जो भी आता वो उसको मारने के लिए तैयार था। भैया की हालत बहुत खराब हो रही थी। उनके पेट से बहुत तेजी से खून निकल रहा था, जबकि कुछ ऐसी ही हालत भाभी की भी हो रही थी, क्योंकि उसने भाभी के कंधे पर कैंची मारी थी। भैया भाभी दोनों घायल हालत में जमीन पर पड़े थे। मैंने आकाश को देखा। मैं झट से भागकर मम्मी के कमरे में चली गई। मम्मी मुझे देखकर बहुत डर गई थी। मैंने उनको गले लगा लिया और रोते हुए उनसे कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये इंसान मुझे भी मार डालेगा। आकाश के हाथ में अभी भी कैंची थी। वो मम्मी के कमरे में भी आ गया था। मम्मी उससे कहने लगी कि क्या बदतमीजी है आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो। मगर आकाश ने किसी की न सुनी। मैंने मम्मी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। देख लिया तुमने अंजाम। आकाश का इतना खतरनाक रूप मैंने पहली बार देखा था। मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो।
मैं भी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर ले आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ यहाँ इस घर में ले आया था, जहाँ पर मैं अपनी बेबसी को याद करके रो रही थी। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो रहा था। न जाने वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मुझे इस समय जीत की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि न जाने मेरे भैया भाभी अब जिंदा रहे भी होंगे या नहीं। मेरी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। 2 घंटे मुझे इसी तरह इस घर में एक तरफ बैठे हुए हो गए थे, जब मुझे घर के अंदर किसी के दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठकर खड़ी हुई थी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि आकाश था। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। कहने लगा कि हम दोनों शादी करेंगे। उसने इसी घर में पंडित जी को बुलाकर शादी का इंतज़ाम करवा लिया था। ये दरिंदा मेरे साथ शादी करना चाहता था, मगर मुझे तो इस समय उसकी शक्ल भी बहुत बुरी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। अब तक मैं इस दरिंदे से डरती ही आई थी। अगर मैं इसको वक्त पर ही मुंहतोड़ जवाब दे देती तो शायद आज बात इतनी न बढ़ती। मुझे अपनी बेबसी और लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पंडित जी शादी की तैयारी कर रहे थे। ये मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। मैंने अपने हाथ में नरमी डाल दी थी। मैंने आकाश से कहा था कि मेरा हाथ छोड़ो, जब तुम सबको मार चुके हो तो मुझे भी मार दो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमने अपनी बहन और उसके पति को भी मार दिया। तुम नहीं जानते कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आकाश ने मेरा हाथ छोड़ दिया क्योंकि इस समय वो मुझसे बात करने में बिजी हो गया था। उसने कहा, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे इसी तरह से मार डालूंगा। इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि मुझसे खामोशी से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर भी जानलेवा हमला करूं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आकाश मेरी तरफ गौर से देख रहा था और वो कहने लगा कि बताओ क्या शर्त है। मैं पंडित जी की तरफ देख रही थी, जिन्होंने अग्नि तैयार कर ली थी। उसमें आग जलने लगी थी। आकाश मेरी शर्त सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने झट से उसे इस जलती हुई अग्नि के अंदर धक्का दे दिया। वो धड़ाम से उसमें जा गिरा था। मैं जल्दी से वहां से भागने के लिए इतनी तेज तेज कदम बढ़ाकर वहां से भाग रही थी कि मेरी सांस फूल रही थी। फिलहाल तो मैं उस घर से निकल आई थी। आकाश भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं इतनी तेज भाग रही थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। सड़क पर बस मैं भागती हुई चली जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने का भी मेरे पास समय नहीं था। आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब की बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना था। मैं भागते भागते इतनी दूर तक आ गई थी कि आकाश मुझे पकड़ नहीं सका था। उसके शरीर पर जलने के कुछ घाव तो आए ही होंगे, क्योंकि अग्नि की लपटें उठ रही थी और मैंने उसी अग्नि में उसको झोंक दिया था। मैं तो चाहती थी कि वो उसी अग्नि में जलकर राख हो जाए, मगर वो बच गया था। शायद अब वो मेरे पीछे भागने की हिम्मत हार चुका था। मैं भागते भागते जीत के घर आ गई थी। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो वहां पर जीत मौजूद ही नहीं था, मगर सोनम अपने पेरेंट्स के साथ थी। सोनम ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। घर में सब लोग मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उसे पूरी बात बताई। उस समय जीत ऑफिस गया हुआ था। सोनम ने उसे कॉल करके जल्दी से घर बुला लिया। जीत को भी अब सब कुछ पता चल गया, तो जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। जीत ने आकाश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मेरे भैया तो इस दुनिया से जा चुके थे, मगर भाभी अभी तक घायल थी। मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लगभग मेरा पूरा परिवार ही अस्पताल में मौजूद था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने आकाश को ढूंढ निकाला था। मोहब्बत का भूत उसके दिमाग पर इतना सवार हो गया था कि वो हम सबकी नज़रों में गिर गया था। उस पर मेरे घर वाले बहुत भरोसा करते थे और कभी कभी हमारा भरोसा तोड़ने वाले हमारे अपने ही होते हैं। भगवान की कृपा से मेरी भाभी की जिंदगी तो बच गई थी। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई। आकाश को जेल पहुंचा दिया गया था, जबकि जीत ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वो मुझसे शादी करेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। भाभी जब ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे अपने भाई की गलती की माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उसे तो कभी मैं भी माफ़ नहीं करूँगी। हम लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने हमारी भलाई का हमें ये सिला दिया।
कभी कभी हम किसी के साथ अगर भलाई करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। मेरी जीत के साथ शादी हो गई, मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आकाश ने जो मेरे साथ किया क्या वो ठीक था? इस सब में मेरे भाई की जान चली गई, आखिर उनका क्या कसूर था? मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनका भी क्या कसूर था? और आकाश जिसने मोहब्बत के जुनून में अपनी ही बहन के पति को जान से मार दिया, वो एक कातिल बन गया और आज वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। अगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो आज इतनी जिंदगियां बर्बाद ना होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम नीलिमा है। चल मनहूस निकल जाए यहाँ से, मेरे बेटे और बहू को खा गई। दादी ने ये कहते हुए मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। सामने रखी मेरे माता पिता की अर्थी उठते ही मुझे भी घर से निकाल दिया गया। ये सब उन्होंने घर के लालच में किया था ताकि वो मेरे पिता का हिस्सा भी अपने छोटे बेटे को दे दें, क्योंकि मेरे चाचा जी अच्छा कमाया करते थे और फिर उनके पास बेटा था। मेरी दादी मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने माता पिता की बेटी थी। मेरी दादी को बेटे ज्यादा पसंद थे। मैं दर बदर फिर रही थी। माता पिता की मौत का सदमा भी था। तभी मैं चलते चलते अपने मोहल्ले से बहुत दूर निकल आई थी और एक सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। वहां एक आदमी ने मुझे देख लिया तो मुझे अपने घर ले गए। मैं उनकी बेटी बनकर रहने लगी। जब एक दिन उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए कहा और कहा कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं तैयार होने लगी। जब कुछ देर के बाद मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर तो कोई औरत नजर ही नहीं आ रही थी, सिर्फ आदमी ही आदमी थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे माता पिता की लाश मेरी आंखों के सामने रखी हुई थी। उनका बेजान चेहरा मुझसे जैसे नजरें चुरा रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें झंझोड़ रही थी। मम्मी पापा, आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपके बिना नहीं रहती। आप अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरा शरीर कांप रहा था और जबान भी लड़खड़ा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी जो मेरे शरीर को अंदर से छलनी कर रही थी। वो मेरे करीब आईं। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका हो। अचानक उन्होंने सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर यही कहना शुरू कर दिया कि ये मनहूस है, अपने माता पिता को खा गई। मेरी दादी मेरे जन्म से ही मुझे मनहूस कहा करती थी। कहती थी कि लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अगर पोता होता तो आगे चलकर मेरे बेटे को पैसे कमाकर देता। इसकी शादी होगी तो हमें इसका भी दान दहेज का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। जब से इसने जन्म लिया है तब से ही मेरे बेटे का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। उसे बीमारियों ने घेर लिया था। पहले मेरा बेटा बीमार पड़ गया, फिर मेरी बहू की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और अब दोनों ही मर गए हैं। ये लड़की मनहूस है। वहां पर खड़ी भीड़ शॉक्ड रह गई थी। सबके चेहरे हैरान थे। कुछ लोग तो तमाशा बनकर सब कुछ देख रहे थे, जबकि कुछ लोगों के दिल में मेरे लिए तरस भी आ रहा था, मगर कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैंने अपनी दादी की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी आंखों में रिक्वेस्ट थी, मगर उनकी आंखों में सिर्फ मुझे नफरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और जोर से मुझे एक झटके से जमीन पर गिरा दिया। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि निकल जाए यहाँ से। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि तू हमारे घर में नहीं रहेगी और मैं तुझे इस घर से आज और अभी निकाल कर ही रहूंगी। मनहूस। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरा गला सूख रहा था, जैसे शब्द कहीं छुप गए हों। 1 मिनट में ही मैं घर से बेसहारा और दुनिया की नजरों में एक मुजरिम बन गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर दादी ने एक जोरदार धक्का मुझे दिया तो मैं सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर आ गई थी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो दादी एक ही झटके से दरवाजा बंद कर चुकी थी। मैंने दरवाजा जोर जोर से बजाया। मैं खूब जोर जोर से रोने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। किसी को मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए। काफी देर तक मैं वहीं पर बैठी रही कि कोई मुझ पर रहम खा ले, कोई मेरे लिए दरवाजा खोल दे, कोई मुझे घर के अंदर ले ले। मगर दिन से रात हो चुकी थी,
लेकिन किसी ने भी मुझे घर के अंदर नहीं बुलाया था। मेरे सारे ही रिश्तेदार मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरे लिए पराये हो गए थे। रात होने को आ गई थी। मैं हिम्मत करके अपने घर के दरवाजे से उठी और इधर उधर चलने लगी। फिर चलते चलते काफी दूरी तक आ गई थी। एक तरफ कोने में बैठ गई, खुद को समेट लिया। मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। काफी देर तक मैं वहां बैठकर रोती रही। आते जाते लोग मुझे देख रहे थे और फिर मैं वहां से भी उठी और चलते चलते एक सड़क तक आ गई थी। मैं सड़क के किनारे बैठ गई और वहां भी काफी देर तक बैठी रही। मैंने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और रोती रही कि कोई सदा, कोई हमदर्दी, कोई कंधा नहीं था। मेरे लिए ना कोई ऐसा था जो मुझे तसल्ली दे सके, बस अकेलापन था और आसमान की खामोशी। कुछ देर के बाद एक आवाज ने मेरे शरीर को चौंका दिया कि तुम कौन हो बेटी। मैंने अपनी आंखें खोलकर और सर उठाकर देखा तो धारीदार शर्ट और कत्थई रंग की पैंट में सांवले रंग के छोटी दाढ़ी में एक आदमी खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक बैग था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे। उनकी आंखों में हैरानी और शब्दों में कोमलता थी। मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। फिर भी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगे कि तुम्हारा यहाँ बैठना ठीक नहीं है। रात गहरी होती जा रही है और तुम अकेली लड़की यहाँ सड़क के किनारे बैठी हो। यहाँ बैठना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी इज्जत और जान को खतरा हो सकता है। बेटी चलो अपने घर जाओ। मैंने रोते हुए कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर ही है, तुम वहाँ मेरे घर में रहना। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे वो मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को मानकर उनके साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले गए थे। उनकी पत्नी ने मुझे पानी पिलाया, खाना दिया और फिर एक छोटे कमरे में ले जाकर कहा कि बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने नरम नरम हाथों में पकड़ लिया हो। मेरा दिल पिघल गया था। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप करवाया और कहा कि तुम्हें रोना नहीं है बेटी, तुम बहुत मजबूत हो। मैं उनके कहने और समझाने पर खामोश तो हो गई थी, लेकिन अंदर का दुख किसी के कहने से थम नहीं सकता था। उनका घर छोटा सा पुराना टाइप का बना हुआ था, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर एक पुरानी खटिया पड़ी हुई थी। यहाँ बैठकर मैं दीवार से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही और उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। वो दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि बेटी तुम खामोश हो जाओ, बहुत रो ली अब, क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो। और उन्होंने मुझे खाना खिलाकर आराम से सोने के लिए कहा। मैं सुकून से लेट गई थी, लेकिन मुझे अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी दादी की बातों पर यकीन भी नहीं किया। मुझे इस कमरे में एक रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा साया था जो एक उम्मीद की किरण थी। जो आदमी मुझे अपने घर लेकर आए थे उनका नाम प्रकाश झा था। प्रकाश अंकल की सूरत मेरे सामने थी। मैंने आंखें बंद करके खुद को इस रिश्ते के हवाले कर दिया था। अगर वो मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर रहे थे तो मैंने खुद को उनकी बेटी मान लिया था। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जैसे किसी तूफान के बाद मिल गया हो। ये घर छोटा सा था मगर बहुत अच्छा और तरीके से बना हुआ था। इस घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। किचन के सामने वाले दरवाजे पर एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ था। आंगन में लगे पेड़ पौधे हरियाली पैदा कर रहे थे। आंटी मुझे सीधे एक कमरे में ले गई जहां एक साफ सुथरा बेड लगा हुआ था। उस पर बिस्तर था और एक तरफ लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी आज से ये तुम्हारा कमरा है, हमारी कोई बेटी नहीं है, अब से तुम ही हमारी बेटी हो। तुम्हें हमसे बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही तुम करना,
वैसे ही हमारे साथ खुशी खुशी रहना। बस हमारे घर के कुछ उसूल हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखना होगा। मैंने गर्दन झुकाकर और सर हिलाकर कहा जी, क्योंकि मुझ में अब सब कुछ समझने की ताकत नहीं थी। इसलिए एहसास था कि शायद किस्मत ने अब मुझ पर रहम खा लिया है। वो रात मैंने रोते रोते गुजार दी थी, लेकिन जब अगली सुबह की पहली किरण निकली तो मेरी आंख खुली। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। अंकल जी की पत्नी, जिन्हें सब मोहल्ले में मौसी कहकर बुलाते थे, उन्होंने मुझे धीरे धीरे घर के काम करना समझा दिया। उनके शब्द सख्त नहीं होते थे, लेकिन जज्बात से खाली होते थे। दोनों पति पत्नी ने मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। मैं इस घर में उन लोगों का साथ निभा रही थी। घर में सिर्फ हम लोग 3 ही थे, वो दोनों पति पत्नी और तीसरी मैं थी। अंकल जी ने बताया कि कई सालों पहले उनकी एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और उनको मेरे अंदर अपनी वही बेटी नज़र आती थी। अंकल जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया करते थे और कभी कभी ही घर में आते थे। ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। मैं उनकी पत्नी के साथ घर को अच्छी तरह से संभालती थी। हम लोगों ने घर की साफ सफाई अच्छे से की थी, जिसकी वजह से घर और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। मैं सुबह सवेरे उठ जाती थी, आंगन में झाड़ू देती थी, किचन में जाकर बर्तन धोया करती थी और फिर सब लोगों के लिए नाश्ता भी बनाया करती थी। आंटी जी खामोशी से मेरे सारे काम देखती रहती थी। कभी कभी हल्के से कहा करती थी कि तुम बहुत अच्छे से काम किया करती हो, और फिर अपने कमरे में चली जाती थी। कहती थी कि तुम्हारे आने से मुझे भी इस घर में बहुत सहारा मिल गया। और अंकल जी तो ज़्यादातर अपनी नौकरी में ही बिजी होते थे। शाम को जब वो घर वापस आते तो आंगन में बैठकर ताज़ी हवा के मज़े लिया करते थे। मैं उनके लिए चाय बनाया करती थी। अंकल जी की मौजूदगी में घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। मैं उन्हें देखकर अपनी नज़रें झुका लेती थी। उनकी मुझ पर बहुत एहसान थे। दिन गुजरते गए और मेरे दिल में ये एहसास जड़ पकड़ता गया कि शायद सच में मैं अब यहाँ पर महफूज हूँ। ये ख्याल जैसे मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया करता था। मैंने पूरे दिल से इस घर को अपने घर जैसा समझ लिया था। मैं यहाँ सारे काम किया करती थी। दोपहर को सबके लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना। रात को आंगन में बैठ जाती थी और छत को तकती रहती थी, जैसे मुझे आसमान में चमकते सितारों में अपने माता पिता नजर आते थे। यही सब अब मेरे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था। आंटी जी कभी कभी मेरे बालों में तेल लगा दिया करती थी या मेरे हाथों पर मेहंदी लगाकर कहती कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो हमेशा मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती थी। मेरे दिल को एक अजीब सी राहत मिलती थी। मुझे यकीन होने लगा था कि अब मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। एक दिन जब मैं आंगन की सफाई कर रही थी, दोपहर का समय था, जब दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अंकल जी खड़े हुए थे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में नरमी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, बिल्कुल इस घर के मेंबर की ही तरह। मैंने उनको घर के अंदर आने का इशारा दिया और उनके लिए पानी लेकर आई। वो बैठकर ठंडी सांस भर रहे थे। कहने लगे कि आज मैं जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा कि घर आ जाता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी शिक्षा हासिल कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर घर में ही लगवा देता हूँ। हर लड़की को शिक्षित होना ज़रूरी है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि जी, मैं शिक्षा हासिल करने के लिए तैयार हूँ। इन छोटे छोटे लम्हों पर मुझे अपनी खुशहाल ज़िंदगी का एहसास हो जाता था। मेरे अंदर की ज़ख्मी आत्मा को जैसे सुकून मिल जाता था। वो दर्द जो मुझे मेरे माता पिता की मौत के बाद मेरी दादी और मेरे रिश्तेदारों से मिला था, अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलती जा रही थी। मैं हमेशा रात को सोने से पहले प्रार्थना किया करती थी और ऊपर वाले का शुक्र अदा किया करती थी कि आपने मुझे इस घर में भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता, मैं कहाँ जाती। ये खून के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में मेरे लिए बहुत जगह थी। एक दिन आंटी जी मेरे पास आईं और वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगीं कि बेटा, तुम्हारे अंकल जी तुमसे बहुत खुश रहते हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम सच में इस घर की इज्जत बन गई हो। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा कि आंटी जी, मुझे ये सब कुछ महसूस होता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वो काफ़ी देर तक मेरे साथ बातचीत करने के बाद वापस अपने कमरे में चली गई थी।
मेरे लिए ये समय ऐसा था जैसे रात के अंधेरे में किसी को उजाला मिल जाता है। एक उम्मीद, एक छोटा सा भरोसा मेरे दिल में जन्म लेने लगा था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ कुछ दिनों का है, और जो मैं समझ रही थी कि मेरे लिए ये एक नई जिंदगी है, दरअसल ये सब मेरे लिए परीक्षा का दरवाज़ा था। एक नया जाल जो इतना मजबूत था कि मुझे उसकी मजबूती का एहसास भी नहीं हो सका जब तक वो मुझे पूरी तरह से जकड़ नहीं ले। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। मेरा दिल भी उस घर को अपना मान चुका था। दोनों पति पत्नी मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसे ही थे, लेकिन एक वक्त के बाद उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया जो ना जाने कब से मेरी नज़रों से छुपा हुआ था, लेकिन फिर दिल के अंदर चुभने लगा था। उनकी नज़र जो पहले मुझे मोहब्बत से देखा करती थी, अब कुछ ज़्यादा ही मुझ पर ठहरने लगी थी। वो अब मुझसे नज़रें चुराकर बात करने लगे थे। कभी अंकल जी मेरे करीब से होते हुए गुजरते और बेवजह ही रुक जाते थे, तो कभी मुझे आवाज़ देकर बुलाते, और जब मैं उनके पास जाती तो मुझे देर तक देखा करते। आंटी जी ये सब कुछ देखा करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बदलाव को महसूस करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। एक दिन अंकल जी ने पोस्ट ऑफिस जाने से पहले मुझे आवाज़ लगाई। मैं झाड़ू लगा रही थी। जल्दी से झाड़ू ज़मीन पर रखकर उनके पास आई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहने लगे कि बेटी, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने तुम्हारी आंटी जी से कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े खरीद लें। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आज तक तो इस घर में कोई मेहमान नहीं आया था, फिर भी मैंने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी होने लगी। फिर सोचा कि शायद उनके कोई ज़रूरी और करीबी रिश्तेदार हों, बहुत समय के बाद यहाँ आ रहे हों। आंटी जी बाजार से शाम को मेरे लिए कपड़े लेकर आईं, हल्के नीले रंग के कपड़े। उन्होंने वो कपड़े मुझे दिए और कहने लगी कि कल अच्छे से तैयार हो जाना, मेहमानों के सामने तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। उनके शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कपड़े देते हुए मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, बाथरूम में जाकर नहाई और वो नए कपड़े पहने जो आंटी ने मुझे दिए थे। शीशे के सामने खड़े होकर मैं खुद को देख रही थी तो दिल एक अनजानी सी वहशत का शिकार हो रहा था। मैंने उन कपड़ों में खुद को भी थोड़ा अजीब पाया था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो आंटी मुझे देखकर ठिठक गई और फिर जल्दी से नजरें चुराकर कहने लगी कि चलो, मेहमान आते ही होंगे। अंकल जी ने मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा। मैं आंगन से होते हुए कमरे के दरवाजे तक आई ही थी कि अचानक दरवाज़ा बजने लगा। आंटी जी ने दरवाज़ा खोला और मेरे कदम वहीं पर जमकर रह गए थे। 2 आदमी घर के अंदर दाखिल हुए। सबके चेहरे अजनबी थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में अजीब सी हवस महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके कपड़े भी काफ़ी कीमती थे और उनके अंदाज जैसे वो किसी तमाशे के लिए आए हों। मैं फौरन पीछे हट गई थी। आंटी जी की तरफ देखा, मगर वो नज़र झुकाकर खामोश खड़ी हुई थी। इन दोनों आदमियों में से एक ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर अंकल जी की तरफ इशारा किया जो अब सामने आकर खड़े हो चुके थे। एक आदमी कहने लगा, अरे प्रकाश साहब, आपने तो बड़ी अच्छी और कमाल की चीज़ अपने घर में रखी हुई है। जिस पर अंकल जी मुस्कुराते रहे, जैसे उन्हें ये बात बुरी ना लग रही हो। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन आदमियों के कहे हुए शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। न जाने क्यों कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। मैं पीछे हटकर अंदर जाने लगी तो अंकल जी ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे कि बेटी, अब आओ, ये दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। ये हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। मेरे कदम ज़मीन में फंस गए, धड़कन तेज़ होने लगी और दिल धड़कने लगा। उन दोनों आदमियों की नज़र मेरे शरीर पर जम चुकी थी और अंकल जी का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था जैसे मैं उनके लिए कोई चीज़ हूँ जिसे उनको आज पेश करना है। मैं एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल गई थी। मेरे माता पिता, मेरा यूं सड़कों पर भटकते रहना, आंटी जी की मीठी मीठी बातें और अंकल जी का ये बर्ताव, सब कुछ। ये पहला दिन था जब मुझे शक हुआ था कि शायद ये घर मेरे लिए वो सहारा नहीं जिसे मैं अपनी इज्जत छुपाने का ठिकाना समझ रही थी। ये कपड़े इन लोगों की दी हुई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक नए तूफान की पहली झलक थी। जब इन दोनों आदमियों के आने के बाद मैं कमरे में वापस आई तो दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आंखें बंद की तो दरवाजे पर खड़े हुए उन दोनों आदमियों के चेहरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद अंकल जी ने दरवाज़ा खटखटाया।
उनकी आवाज़ पहले की तरह ही नरम थी, जिसमें अब मुझे जहर महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि बेटी बाहर आओ, हमारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, आज तुम्हारी शादी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी शादी? मैंने खुद से कहा। मेरे कदम रुक गए थे। मैंने दरवाजे के करीब जाकर धीरे से कहा कि अंकल जी, मेरी शादी किससे, कब और क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता लगा दिया था। तुम काफी समय से हमारे घर में रह रही हो, इसलिए अब तुम हमारी जिम्मेदारी हुई। तुम्हारी शादी आज ही होगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। शादी के बाद तुम राज करोगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं पीछे हटकर एक ही झटके से बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और दिमाग में डर दौड़ रहा था। अचानक दरवाज़ा खुल गया था। आंटी जी कमरे के अंदर आईं। उनके हाथ में एक दुपट्टा था। उन्होंने कहा कि चलो, पंडित जी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटी, आज तुम्हारी शादी है, हम तुम्हें इज्जत से विदा कर देना चाहते हैं। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बेटी जिद मत करो। मैंने उनके चेहरे में वो माँ तलाश करने की कोशिश की जो कभी मेरे अंदर की चीखें सुन सकती थी, मगर अभी तो मुझे वहाँ सिर्फ एक पत्थर की बनी मूरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और ज़बरदस्ती मुझे वो लाल रंग का दुपट्टा पहनाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी। मैं खामोश थी, जैसे मेरे अंदर की सारी आवाज़ें मर चुकी हों। जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो पंडित जी को भी बुला लिया गया था और एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था जो पंडित जी के बिल्कुल बराबर में बैठा था। पंडित जी ने अग्नि भी जला ली थी। इस मर्द की आंखों में मुझे लालच नजर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। फिर मुझे उसके बराबर में बैठा दिया गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन सब लोग मेरे आसपास खड़े हुए थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैं इस शादी से इनकार करना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल सकी। गले में जैसे कहीं दबकर रह गई थी। अंकल जी ने मेरी खामोशी को रजामंदी जान लिया और इस तरह मेरी शादी इस बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दी गई। जब मुझे वो आदमी मंगलसूत्र पहना रहा था और मैं उसका हाथ झटक रही थी, तब आंटी जी ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों को रोक लिया। तब उस आदमी ने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसके बाद मुझे इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया। अंकल जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैं खामोशी से गाड़ी की खिड़की के बाहर देखती रही। शहर का नज़ारा धुंधलाता जा रहा था। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और शरीर में सन्नाटा था। गाड़ी थोड़ी देर तक चलती रही और उसके बाद एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुक गई। दूसरा वाला आदमी गाड़ी से उतरा जिसने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर उतरी और फिर वो दोनों आदमी मेरे साथ अंदर चले गए। बंगला अंदर से बहुत बड़ा और डरावना सा था। दीवार पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी और पूरा बंगला अंदर से पत्थर का बना हुआ था। अंदर की खामोशी, जिसमें कहीं बहुत दबी दबी सिसकियां छुपी हुई थी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा जिसने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। कमरे में 10-12 लड़कियां मौजूद थीं। सबके चेहरे उदासी से भरे हुए थे, जैसे उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया हो। कोई बेड पर लेटी थी, कोई फर्श पर बैठी हुई थी, तो कोई कोने में खुद को समेटकर बैठी हुई रो रही थी। उनके चेहरे, उनके शरीर पर जख्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते ही मेरी सांसें अटक गई थी और आंखों में आंसू आ गए थे। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ देखा और वो धीरे से कहने लगी कि अभी तुम नई हो, खामोश रहो, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। तभी मुझे दरवाजे पर ताला लगने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। वो दोनों आदमी मुझे यहाँ छोड़कर जा चुके थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी शादी एक खेल थी। मेहमान, कपड़े, अंकल जी की मोहब्बत सब एक जाल थी। मुझे बेचा गया था। शरीर के बदले दौलत ली गई थी जिसे शादी का नाम दिया गया था। दरअसल ये एक सौदा था। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। आंखें बंद की तो मुझे वही रास्ता और वही अंकल जी के नर्म शब्द याद आए जो उन्होंने मुझसे पहली मुलाकात में कहे थे कि तुम मेरी बेटी हो। भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? ये पहली रात में ही जैसे समय थम गया था। कमरे की रोशनी धीमी थी, लेकिन इतनी थी कि हम एक दूसरे को देख सकते थे। मैं दीवार से लगी हुई थी। मेरी आंखें भी लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी, जो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे अपने कैद होने का एहसास हो रहा था।
कमरे में मौजूद लड़कियों ने मेरी तरफ एक बार देखा, फिर दोबारा किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने अपने अंधेरे में डूबी हुई थी। एक लड़की जो शायद मुझसे उम्र में बड़ी थी मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कई पुराने नील थे, आंखों में थकान और होठों पर कपकपाहट थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद से अपनी बात पर शर्मिंदा हो। उसने कहा कि यहाँ जो भी आता है हमें परेशान करके चला जाता है, तुम भी सीख जाओ वरना मार मार कर सिखाया जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं अपने ही वजूद में गड़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुला और वही उम्रदार आदमी दाखिल हुआ जिससे मेरी शादी की गई थी। वो मुझे देखते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी, मेरी आंखों में डर था, लेकिन उस लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहने लगी कि चीखो मत, लड़ो मत, वरना वो अंदर आ जाएंगे। मैंने चीखने की कोशिश की, अपनी जबान खोली, मगर अगले ही लम्हे थप्पड़ ने मेरे चेहरे का रंग बदल दिया था। मैं ज़मीन पर गिर गई और बाकी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। सिर्फ दर्द था, रोना था और एक चीख जो गले में घुटकर रह गई थी। रात बीत गई। जब आँख खुली तो मेरे शरीर में बेहद दर्द हो रहा था। कमरे की बाकी लड़कियां अपनी कंडीशन में बैठी हुई थी। किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे मेरा चिल्लाना उनके लिए मामूली बन गया हो। एक लड़की मेरे पास आई, उसके हाथ में एक पुराना सा कपड़ा था और पानी का गिलास था। उसने कहा, उठ जाओ, अपना पसीना साफ करो, पानी पियो, वो लोग शाम को फिर से आएंगे। मैंने उसे देखा। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे होठ सूजे हुए थे और आवाज़ निकल नहीं रही थी। ये पहला दिन था और ये भी शुरुआत थी। हर शाम दरवाज़ा खुलता और कोई नया चेहरा अंदर दाखिल होता था। कुछ ने प्यार से बात की, कुछ ने ज़बरदस्ती, और कोई ज़्यादा उम्र का, कोई जवान, कोई शराब के नशे में धुत, तो कोई गुस्से से भरा हुआ। उन सब के लिए शरीर ज़रूरी था। मेरे अंदर की चीख हर दिन बढ़ती जा रही थी। सांस लेते, दर्द सहते और खामोश रहते ही मेरा समय गुजर रहा था। हर रात खुद को ख़त्म होते देखना, नींद ना आना, भूख ना लगना, इन सब में ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। बंगले के सारे हिस्से एक जैसे थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे इस खूबसूरत नर्क में मुझे फेंक दिया गया हो। मैं एक ऐसी जिंदा लाश बन चुकी थी जो चलती फिरती थी, सांस लेती थी, लेकिन मर चुकी थी। कमरे में ऐसी बदबू रहती थी जो सिर्फ जुल्म सहने वाले ही महसूस कर सकते थे। कुछ लड़कियां कभी कभी हंसने की कोशिश करती, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी जिंदगी बाकी है, मगर उनकी हंसी में दर्द झलकता था। मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका था और शरीर आधा हो चुका था, मगर आत्मा रोज मरती थी। हर रात में एक नई लाश बनती, लेकिन हर सुबह उस लाश को दोबारा जीना होता। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, दरवाज़ा तोड़ दूं, मगर कमरे की दीवार इतनी मजबूत थी जितनी कि हमारे अंदर का डर। वही लड़की जो पहले दिन मेरे पास आई थी मुझे थोड़ा थोड़ा सहारा दिया करती थी, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया करती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और कहती थी कि बस जीती रहो और सांस लेती रहो, मर गई तो इन लोगों को खुशी होगी। लेकिन मैं खुद से सवाल करती थी कि क्या मैं जिंदा हूँ? क्या इसे जीना कहते हैं? मैं वो कैदी थी जो कैद में रहने के लिए खुद को तोड़ चुकी हो। इस बंगले में दिन ब दिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जैसे मैं मिट्टी में मिलती जा रही थी। मेरी पहचान, मेरी आत्मा, सब कुछ धुंधलाता जा रहा था। सुबह को जब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, एक लड़की तो पिछले 2 हफ्तों से खामोश रहती थी, अचानक खिड़की की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे उसने नीचे छलांग लगा दी। सब कुछ जैसे एक लम्हे में हो गया। चीख की गूंज वहां के पूरे माहौल को हिलाकर रख गई थी, लेकिन शायद पहली बार किसी ने सच में चीख मारी थी। वो भाग तो नहीं सकती थी, लेकिन अभी उसको इस मुसीबत में भी कैद नहीं कर सकती थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। नीचे उसका शरीर बेजान पड़ा हुआ था, खून जमीन पर फैला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो यहाँ किसी के चेहरे पर नहीं होता था। मैं खुद से सवाल करती कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरी हिम्मत है या मैं बस यहाँ सड़ती रहूंगी? सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज़ जैसे अंदर के तूफान को आवाज़ दे रही हो। मैंने खुद से फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। मुझे मरना नहीं है और ना ही किसी और को अपने हाथों और बर्बाद कर देना है। रात का समय था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की लोहे की थी, लेकिन बारिश की वजह से उसके पेंच ढीले हो चुके थे। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागने लगी। मैंने धीरे से पेंच खोलना शुरू किया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर अंदर एक अटल फैसला हो चुका था, मुझे यहाँ से भागना ही होगा।
कुछ ही देर में खिड़की थोड़ी सी खुल गई। नीचे अंधेरा था और मिट्टी गीली थी। ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 10 फीट का फासला था। मैंने यहाँ से कूदने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। जमीन से टकराते हुए एक तेज दर्द मेरे शरीर में फैल चुका था। मेरे कपड़े गीले मिट्टी में हो गए थे, लेकिन मैं आज़ाद थी। आंखें आसमान की तरफ थी। बारिश मेरे चेहरे पर बरस रही थी और पहली बार वो पानी मुझे ठंडा लगा। मैं अपने आप को घसीटते हुए वहां से चलने लगी और चलते चलते सड़क पर पहुंच गई थी। बारिश में कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। लोग मेरी हालत देखकर नजरें चुरा रहे थे। तभी एक जवान लड़की जो स्कूटी पर थी मेरे पास आई। उसने जब मेरे हाथ से बहता हुआ खून देखा तो उसे फौरन समझ आ गया कि मैं किसी मुसीबत से निकली हूँ। उसने मुझे अपनी जैकेट पहनने के लिए दे दी और अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में ले लिया। मेरे शरीर के जख्म साफ किए गए, पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और दवाई भी दी गई। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे शरीर बच गया हो मगर आत्मा अभी कहीं उसी बंगले में कैद हो। इतनी ही देर में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने पूछताछ की और मेरे होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मैं होश में आई तो पुलिस वाले मेरे साथ हमदर्दी जाहिर करने लगे, मगर उनकी नज़रों में वही पुरानी हवस थी जिससे मैं भागी थी। वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने लगे, कहाँ से आई हो, किसके साथ थी, कैसे गिरी। और जब मैंने उन्हें अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताया और जब अंकल जी का नाम बताया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, उनसे तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। मैंने इस पुलिस वाले की आंखों में गलत इरादे देख लिए थे। मुझे इस इंसान से बहुत डर लग रहा था। मुझे अस्पताल से सीधा पूछताछ के लिए कहकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा मेरे वहम की सारी दीवारें चकनाचूर होकर गिर गईं। पुलिस इंस्पेक्टर वही था जिसने अस्पताल में मुझसे पूछताछ की थी। वो अपनी कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था। आंखों में वही पुरानी हवस की चमक और घटिया मुस्कुराहट थी। वो भी मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे धीरे से अपना नाम बता दिया। उसने मेरे माता पिता के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं। ये जवाब सुनकर वो कुर्सी से थोड़ा आगे की तरफ झुका और कहने लगा, तो तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैंने कहा कि नहीं। तो उसके चेहरे पर खिलता हुआ लालच उभर आया था। उसने कहा, तो फिर तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तुम्हें हम सहारा देंगे। मैं खामोश हो गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। वो उठा और मेरे करीब आकर कहने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें महफूज रखेंगे। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला अंदर आया और पुलिस इंस्पेक्टर ने पीछे हटते हुए कहा कि ले जाओ, इसे हवालात में बंद कर दो, बाकी की बातचीत सुबह करेंगे। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया, जहां बहुत बदबू आ रही थी। वहां पर सीलन और जमीन पर फटा हुआ बिस्तर था। अंदर कई सारी औरतें थीं, कुछ चोरी के केस में और कुछ गैर कानूनी कामों में और कुछ बेवजह ही यहाँ पर बंद थीं, लेकिन सबका हाल एक जैसा था। मैं एक कोने में बैठ गई, खुद को दीवार से लगा लिया और रोने लगी। तभी एक भारी आवाज वाली औरत मेरे करीब आई और कहने लगी कि तू इधर क्या कर रही है। लंबी चौड़ी सावली सी रंगत की और उसके चेहरे पर काफी सारे जख्म थे और आंखों पर चमक थी जैसे कई कैद खाने तोड़कर आ गई हो। उसने कहा, ये जगह मेरी है, यहाँ से हट और हाँ चल, मेरे पैर दबाने शुरू कर दे। मैं डर कर उठी और धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। उसने अपने पैर आगे किए और मैंने दबाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने दबी आवाज में उसको अपना नाम बता दिया। उन्होंने पूछा, तो फिर तूने क्या किया है, क्यों तुझे यहाँ पर बंद किया गया है? मैंने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेच दिया गया था। मैं उसके पैर दबाते दबाते अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर रही थी। तभी उसने कहा कि क्या तू वही है जो प्रकाश झा के खिलाफ भागकर यहाँ आई है? मैं एकदम चौंक गई। मैंने सर हिलाया। उसने धीरे से मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगी कि तू दिखने में कमजोर है, लेकिन असल में तो तू बड़ी ताकतवर है। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए नरमी थी। यहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा। उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। वो शब्द मेरे कानों में पड़े तो मुझे लगा जैसे सालों के बाद किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की हो। हवालात की खामोशी में वो औरत मेरे लिए एक सहारा बन गई थी जो मेरे अंदर की कमजोरी को खत्म करती जा रही थी। मैंने उस रात पहली बार आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं की, बस शुक्र अदा किया और अगली सुबह होने से पहले ही
एक नया रास्ता खुलने वाला था। रात का अंधेरा हवालात की दीवारों पर ठहरा हुआ था और मेरे बदन पर पड़ने वाली सर्दी की लहर मुझे अंदर से जमा चुकी थी। उस औरत ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि तुझे ऊपर वाले ने बदला लेने के लिए बनाया है, ना कि जुल्म सहने के लिए। वो मुझसे किसी अनजान औरत की तरह नहीं, बल्कि किसी बड़ी बहन की तरह बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैंने उनको रोते हुए सब कुछ बता दिया था। मैं बोलती गई और वो सुनती गई। बीच में उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले तू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि जो तेरे साथ हो चुका है वो अब तेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं तेरे साथ ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक समय पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मुझे भी यहाँ जेल लाने के बाद यहाँ का कैदी बना दिया गया था। ऐसी कैदी जिसने कभी कुछ किया ही नहीं। बस तब से मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी जैसी लड़कियों की हमेशा मदद करूंगी। ये शब्द उन्होंने इतने यकीन से कहे थे जैसे वो खुद अदालत की जज हों, वकील हों और पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रही। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। आधी रात के समय जब हवालात में मौजूद लोगों की नींद गहरी हो चुकी थी, तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उन्होंने कहा कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। तभी मैं चौंक गई और साथ ही वो दबंग औरत खड़ी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आंखों में झांक कर कहा कि तुम चली जाओ, मगर कभी पलटकर कमजोर मत बनना। उन सबको जवाब देना जो तुम्हें नोचने चले थे। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही सलाखों के उस पार कदम रखा, लगा जैसे कोई बरस की जंजीर एक साथ टूट गई हो। बाहर सफेद चादर में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी। आंखों में एक भरोसा और चेहरे पर कामयाबी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मीडिया रिपोर्टर हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुकी हूँ, मगर तुम जैसी लड़कियों की अभी भी मदद करती हूँ। ये औरत विमला, उसने मुझे तुम्हारे बारे में खबर दी। दरअसल कई सालों पहले मैं विमला का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तभी मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जो बेकसूर होती हैं। विमला को मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। विमला ने ही मुझे यहाँ दरख्वास्त देकर बुलाया है। हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं ताकि तुम अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सको। अब मुझे समझ आया था कि इस औरत ने मुझे अंधेरे से खींचकर उजाले में डाल दिया था। फिर सुनीता जी के जरिए मुझे कोर्ट में ले जाया गया और जितने भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया था उन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मैंने अब बोलना सीख लिया था। उस औरत ने मेरी बहुत मदद की। वो मेरी ताकत बन गई। उसने मुझे सिखाया कि तुम्हें अपने खिलाफ आवाज उठानी है, तुम्हें सिर्फ फैसला करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरा किया गया हर फैसला मेरी कहानी को जवाब देने जा रहा था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने कोर्ट में जाकर वो सब कुछ बताया। बहुत सारे पुलिस वालों के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी। मोबाइल से मेरी वीडियो बनाई गई और उसे अपलोड कर दिया गया, जिसमें मैं अपनी बीती हुई कहानी बयां कर रही थी और दुनिया वाले सुन रहे थे। मैंने उन सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया था जो काफी समय से मुझे तंग कर रहे थे। प्रकाश अंकल, पुलिस इंस्पेक्टर और वो लोग जो मुझे अपने साथ कैद करके ले गए थे। सुनीता जी ने मेरी बहुत मदद की। सुनीता जी एक पुरानी और मशहूर रिपोर्टर रह चुकी थी, जिनको बहुत सारे लोग जानते थे और मीडिया उनकी दीवानी थी। आज जब उन्होंने मुझ जैसी लड़की की मदद की तो पूरा सिस्टम हिल चुका था। इस दुनिया ने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया था। मेरी लड़ाई हर उस इंसान के साथ थी जो मुझे सहारा देकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था। सुनीता जी मेरे साथ थीं। जब मैं अदालत में दाखिल हुई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जज अपनी कुर्सी पर थे। माहौल सीरियस था। मेरे मुजरिमों को पेश किया गया था। प्रकाश अंकल की आंखों में डर और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वो नजरें झुकाकर खड़े हो चुके थे और मैं सुनीता जी की वजह से सर बुलंद करके खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे साथ हुआ यहाँ सब कुछ बता दो। मेरी मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी थी, जिसमें ये बात साबित हुई थी कि जब मुझे अपने साथ कैद करके लाया गया था तो वहाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। कई लोग मेरे साथ गलत काम कर चुके थे। मैंने कोर्ट में बुलंद आवाज में कहा, मैं वो लड़की हूँ जिसे मनहूस कहा गया, मगर आज अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हुई हूँ। ये वही आदमी है जिसने पिता बनकर मेरे शरीर का सौदा किया। मेरी आवाज पूरी कोर्ट में गूंज रही थी। प्रकाश अंकल का चेहरा सफेद हो गया था। मेरी गवाही और वो 3 लड़कियां भी वहां पर पेश की गई थी जो वहां पर मेरे साथ बंद थीं, क्योंकि जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तब ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स ने मेरा साथ दिया था
और पुलिस की पूरी टीम ने मेरे बताए हुए एड्रेस पर छापा मारा, जहां से उन्होंने कई लड़कियों को और उस पूरी टीम को बरामद किया था जो ये धंधा करवा रहे थे। उन तीनों लड़कियों ने भी अपनी अपनी गवाही दी और सारे मुजरिम बेनकाब हो गए थे। यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मेरे आरोपियों को सजा दे दी गई थी। मैंने सुनीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मेरी सबसे ज्यादा मददगार तो वही औरत थी, वही जेल वाली औरत विमला आंटी, जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझकर अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दिया। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। अगर मैं वहां अगले दिन तक रुकती तो पुलिस इंस्पेक्टर मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगा देता और उसे मौका मिल जाता मुझे जेल में रखने का। लेकिन विमला आंटी ने वक्त पर ही मुझे बचा लिया और सुनीता आंटी के हाथों सौंप दिया। मेरे सारे आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। उसके बाद भी मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर मुझे सुनीता आंटी ने सहारा दिया। वो एक अच्छी और ईमानदार मीडिया कर्मी होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने जैसा आवाज़ बुलंद करने वाला बनाया और अपने घर में जगह दी। 10 साल गुजर चुके थे, मैं भी एक कामयाब मीडिया कर्मी बन गई और फिर कई सालों बाद मैंने कुदरत का एक इंसाफ और देखा। मेरे चाचा चाची, जिन्होंने कभी दादी के साथ साथ मुझे अच्छा नहीं समझा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो लोग भीख मांगने पर उतर आए, जबकि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं आज एक कामयाब मीडिया रिपोर्टर हूँ। मैं जीत गई हूँ, खुद से नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से। लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, आज मैं एक मीडिया कर्मी बनकर सुनीता आंटी की तरह ऐसे ही दूसरी बेसहारा लड़कियों की मदद करती हूँ, जैसे एक दिन उन्होंने मेरी की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।